जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं निरंजन और आप लोग देख रहे हैं इनके सिंघानिया यूट्यूब चैनल। तो आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को दिल से नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे हैं रेलवे सम्मान विज्ञान का प्रैक्टिस सेट इसके झा सर का, जिनमें से 5 सेट पहले ही कंप्लीट हो गया है और हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पूरे 6 सेट पूरे कंप्लीट क्वेश्चंस विथ विश्लेषण के साथ एकदम संपूर्ण और खासकर रूप से न्यूमेरिकल को पूरे विस्तार से एक्सप्लेन करके मैं समझा रहा हूं। और बात कर लूं इसका पीडीएफ फाइल, तो पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक डाल दिया हूं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप चेक कर लीजिए और पीडीएफ को बिल्कुल फ्री वहां से डाउनलोड आप कर लीजिए। तो चलिए इस सेट को स्टार्ट करते हैं। और जो भी हमारे दोस्त अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा हर एक वीडियो आपके पास हमेशा पहुंचता रहे और इस वीडियो को अपने सारे मित्रों में फैला भी दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है, डैश द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है। देखिए ऑप्शन में दिया गया है कंडेंसर, ऑप्शन बी दिया गया है रेक्टिफायर, ऑप्शन सी दिया गया है एम्पलीफायर, ऑप्शन डी दिया गया है फिल्टर। तो क्वेश्चंस बोलता है कि मतलब इनमें से कौन सा जो युक्ति है वह एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो ये देखिए बच्चा वाला क्वेश्चन है, इसका उत्तर बहुत बच्चे जानते हैं। तो इसका उत्तर यहाँ पे होने वाला है रेक्टिफायर। देखिए रेक्टिफायर जो होता है ना, यह एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। अब देखिए इसका हिंदी नेम भी पूछ लेता है, तो रेक्टिफायर को हिंदी में कहा जाता है डिस्टकारी। आप ध्यान रखेंगे इसको डिस्टकारी के नाम से जाना जाता है रेक्टिफायर को। तो एकदम आप दिमाग में डाल लेंगे। अब देखिए इसके अलावा अब मैं बात यहाँ पे हो रहा है एसी का डीसी से, लेकिन मैं आपसे पूछ दूँ कि डीसी को एसी में कौन कन्वर्ट करता है। तो ये भी बच्चा जानता है कि डीसी को एसी में कन्वर्ट करने वाला जो युक्ति होता है उसे इन्वर्टर के नाम से जानते हैं। तो आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न मेरे दोस्त यहाँ पे नंबर 2 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। मतलब आपका इस पार्ट में दिया गया है और इस पार्ट में इसका वैल्यू यहाँ पे दिया गया है और इसका मात्रक भी यहाँ पे दिया गया है और आपको यहाँ से मैच करना है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो वाट होता है ना, वाट यह किसका मात्रक होता है। वाट ये तो शक्ति का होता है, लेकिन यहाँ पर तो शक्ति है नहीं। अब देखिए वाट का एक और यूनिट होता है न्यूटन मीटर प्रति सेकंड होता है। तो देखिए एक का मैच होगा ए से, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा जो किलोवाट है ना, तो अब देखिए मेरे दोस्त 1 किलोवाट में ना, 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। तो 2 का मैच होगा सी से। अब देखिए 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। तो 3 का मैच होगा बी से। अब देखिए 1 एचपी में 746 वाट होता है। ये तो बच्चा जानता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये मैच हो गया। तो इसका यहाँ पे जो उत्तर जाने वाला देखिए ना, ऑप्शन ए में यहाँ पर है ए का 1 से और 2 का सी से और 3 का बी से और 4 का डी से। तो इस प्रकार से इसका यहाँ पर उत्तर जाने वाला है ऑप्शन ए यहाँ पर। अब देखिए बहुत बच्चे हमसे कमेंट भी करते हैं कि सर आप 40 मिनट में 50 मिनट में आप एक सेट को कंप्लीट कर रहे हैं। बहुत लोग तो 16 मिनट में 20 मिनट में एक सेट को कंप्लीट वहाँ पे कर देते हैं। तो देखिए दोस्त मैं इतना समय में इसलिए मैं लेता हूँ ताकि आपको हर एक क्वेश्चन के साथ उसका जितना भी फैक्ट है सारा फैक्ट में एक्सप्लेन में कर सकूँ। और देखिए खासकर रूप से मैं ना न्यूमेरिकल पे मैं विशेष रूप से मैं फोकस नहीं करता हूँ। देखिए क्योंकि आज के जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उन सारे एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल का परसेंटेज बहुत अधिक मेरे बंधु होने वाला है। देखिए आरआरबी ग्रुप डी का मैं बात कर लूँ तो इस एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल का पोर्शन बहुत अधिक होता है। तो इसलिए आपको न्यूमेरिकल पर विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है और मैं हर एक न्यूमेरिकल को एकदम पूरे एक्सप्लेन के साथ आपको मैं समझाता हूँ, इसलिए इतना समय यहाँ पर लग जाता है मेरे दोस्त। तो आपको टाइम नहीं देखना है, आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से समझना है यहाँ पर। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है नंबर 3। अब देखिए नंबर 3 प्रश्न क्या है, बोला है कि सिलाई मशीन के निरूपित किस्म के आविष्कार के लिए प्रथम अमेरिकी पेटेंट
किसे प्रदान किया गया। अब देखिए यह एक प्रकार का आविष्कार का एक क्वेश्चन है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, इसको आपको रट जाना है, इसके अलावा कोई इसका फंदा नहीं है। तो इसका उत्तर यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन ए, अलायस होए को यहाँ पे मतलब प्रदान किया गया था। तो आपको इस क्वेश्चन को बस आपको यहाँ पे रट जाना है बस, ठीक है ना। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है नंबर 4। देखिए नंबर 4 जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में करीब 2 शिफ्ट में ना ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मैं देखा हूँ इस क्वेश्चन को 2 शिफ्ट में यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है कि किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको इसका ईस्वी ध्यान रखना है। 1676 ईस्वी में ओले रोमर ने प्रकाश की गति को पहली बार मापा था। अब देखिए प्रकाश की गति कितना होता है ये तो बच्चा जानता है, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है और इसके साथ आपको ईस्वी भी ध्यान रखना है कि पहली बार इतिहास में प्रकाश की गति को कब मापा गया था। तो आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है नंबर 5 नंबर। देखिए 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में मेरे दोस्त बहुत बार रिपीट किया है। डायरेक्ट क्वेश्चन एकदम सेम डाटा है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना। देखिए यह क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ये एक बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका भार पृथ्वी पर 196 न्यूटन है और जी का मान यहाँ पे दिया गया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अब देखिए इसका हमें यहाँ पे द्रव्यमान निकालना है और पृथ्वी पर उस वस्तु का भार दिया गया है और जी का मान भी यहाँ पे दिया गया है। तो जी देखिए ना एक फार्मूला होता है। देखिए जो भार बराबर क्या होता है, mg होता है। अब देखिए ये तो भार है पृथ्वी पर एनी वस्तु का और उसी वस्तु का ये मास होता है और g का मान तो इसमें दिया गया है 9.8 दिया गया है। हमें यहाँ से ये द्रव्यमान निकालना है। तो डायरेक्टली मैं यहाँ से लिख सकता हूँ मेरे दोस्त यहाँ से कि जो m बराबर यहाँ पे होगा वह w बटा में g होगा। अब देखिए ना यहाँ पर w का मान यहाँ पे दिया गया है 196 दिया गया है और g का मान दिया गया है 9.8 दिया गया है। अब देखिए यहाँ से अब मारा पीटी यहाँ से कर लीजिए। अब देखिए मारा पीटी यहाँ से करने के बाद जी कितना आएगा, 20 kg आएगा। तो यही इसका उत्तर होगा। देखिए ना आपके ऑप्शन में है क्या, तो आपके ऑप्शन में यहाँ पर बी दिया गया है 20 kg। तो 20 kg इसका राइट यहाँ पे उत्तर होने वाला है। ठीक है, तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे नंबर 6। देखिए प्रश्न ये क्या बोला है कि वे मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं वह किसके द्वारा संचालित होते हैं। मेरे दोस्त आप लोग देखे होंगे हवाई अड्डा पर जब लोग का एंट्री होता है तो वहाँ पर एक मेटल डिटेक्टर लगा होता है। तो यह जो जुक्ति होती है, यह जो मशीन होती है, यह किस नियम पर काम करता है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में क्या क्या यहाँ पर दिया गया है, सिविल लॉ, न्यूटन का नियम, फैराडे का नियम, कूलम का नियम। तो आपको मेरे दोस्त यहाँ पे ध्यान रखना है कि यह जो जुक्ति होती है ना, यह जुक्ति फैराडे के नियम पर कार्य करती है। एकदम दिमाग में यहाँ पे डाल लो इस क्वेश्चन को कि यह जो जुक्ति होती है यह फैराडे के नियम पर ही कार्य करती है। तो इसका राइट यहाँ पे उत्तर होने वाला है ऑप्शन सी यहाँ पर। दोस्तों अब मैं आता हूँ नंबर 7 प्रश्न पर। देखिए नंबर 7 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम भी आई। देखिए क्योंकि ये जो प्रश्न है ना आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। आप लोग इसका प्रीवियस सेट 18 वाला आप उघाड़ सकते हैं, देख सकते हैं कि यह क्वेश्चन कितना शिफ्टों में रिपीट हुआ है। इसलिए यह जो न्यूमेरिकल है संधारित्र का ये चैप्टर का ये न्यूमेरिकल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको सीखना एकदम इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आपको पूरे विस्तार से इस न्यूमेरिकल को मैं सिखाता हूँ, हल्का सा टाइम हमको दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न में सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया है,
एक 18 सेंटीमीटर व्यास वाले चालक की धारिता कितनी होगी। अब देखिए यहाँ पर रेडियस का बात कर लिया है, यानी कि 18 यहाँ पे व्यास दिया गया है, तो रेडियस यहाँ पे हमारा जी कितना होगा। कॉमन सेंस का बात है कि 9 होगा, 9 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए जब यहाँ पे रेडियस वाले चालक का बात कर रहा है, यानी कि जो चालक हमारा है ना वह गोलीय चालक है मेरे दोस्त। चालक कैसा है, गोलीय है। तो इस गोलीय चालक की धारिता हमसे पूछ रहा है। तो चलिए आपको जीवन में कभी भी गोलीय चालक की धारिता निकालना होना तो बस आपको एक ही फंदा जानना है, वह फंदा आप जान गए तो ऐसा क्वेश्चन आप जुबान से यहाँ पे हल कर सकते हैं मेरे दोस्त। तो चलिए आपको लेके चलते हैं कॉपी पर। देखिए दोस्त, सबसे पहले आपको जानना है कि आर त्रिज्या वाले कोई भी गोलीय चालक की धारिता निकालना होना, यानी कि सी निकालना हो तो इसका फार्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर होता है। आर क्या है, तो आर यहाँ पे रेडियस होता है। तो इस फार्मूला को आपको ध्यान रखना है। जीवन में कभी भी आपको गोलीय चालक की धारिता निकालना है तो बस आपको यही फार्मूला डालना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना आर। देखिए तो इसी पे बस यहाँ से मैं पुटिंग कर दिया हूँ। अब देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया है कि जो व्यास है 18 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। अब देखिए इस 9 सेंटीमीटर को मैं कन्वर्ट कर लिया हूँ मीटर में, तो यहाँ पे मैं कर दिया हूँ 9 गुना 1/100 मीटर, तो ये हो गया है 0.09 मीटर हो गया है। अब देखिए इसके आगे अब बस वही फार्मूला मैं यहाँ से पुटिंग कर दिया हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना आर। अब देखिए एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आप लोग जानते हैं तो अच्छी बात, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, अपने दिमाग में डाल लीजिए मेरे दोस्त। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वह 9 गुना 10 के पावर 9 होता है। आपको एकदम ध्यान रखना है। अब देखिए ना, इसी को मैं क्या कर दिया हूँ, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, तो इसको मैं बाटा से मैं हटा दिया हूँ, तो ये हमारा बाटा में हो गया है। तो यहाँ पे कितना आ गया है, तो 1/9 गुना 10 के पावर 9 आ गया है। बस देखिए इसके बाद मैं यहाँ से मैं क्या कर लिया हूँ कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान मैं यहाँ से मैं पुट कर दिया हूँ। तो देखिए ना, ये यहाँ से पुटिंग हो गया है ना। अब देखिए आर का मान, यानी कि जो रेडियस है वो कितना था, तो 0.09 मीटर था, यहाँ से मैं पुटिंग कर दिया हूँ। अब देखिए जो धारिता होता है ना, धारिता का जो मात्रक होता है वह फैराड होता है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे फैराड में यहाँ से मैं एफ से डिनोट में यहाँ से मैं कर रहा हूँ। अब देखिए इसके आगे बस ये बच्चा वाला कैलकुलेशन है, आप यहाँ से कर लेंगे। अब देखिए 1/9 गुना 10 के पावर 9 गुना हो गया। अब देखिए 9 है तो ये पॉइंट हटा तो बट्टा में पे 100 आ गया, तो 9 से 9 यहाँ से कैंसिल हो गया। अब देखिए ये 10 के पावर 9 है और ये 10 के पावर 2 में इसको 100 को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो ये जुटेगा। तो ये हमारा हो गया है 1/10 के पावर 11 फैराड हो गया है। अब देखिए इसके आगे, अब देखिए ये 10 के पावर जो 11 है ये ऊपर जाएगा, तो ये डायरेक्ट यहाँ से हमारा आ गया है 10 के पावर -11 फैराड। तो यही इसके यहाँ पे उत्तर मेरे दोस्त यहाँ पे होने वाला है। तो इस प्रकार से देखिए कुछ भी गोलीय चालक की धारिता आपसे पूछे तो आपको इसी प्रकार से यहाँ पे हल कर दिया है। देखिए मैं पूरा एक्सप्लेन में यहाँ से मैं किया हूँ, इसलिए मैं इतना समय में लिया हूँ यहाँ पे देख दोस्त। अब देखिए तो इस प्रश्न का जो उत्तर यहाँ पे होने वाला है, ऑप्शन कितना जाएगा, यहाँ पे हल्का सा PDF ओपन हो रहा है, 1 मिनट रुकिए बस हल्का सा। हाँ देखिए, तो इसका यहाँ पे जो उत्तर होने वाला है ऑप्शन ए होने वाला है, यानी कि 10 के पावर -11 फैराड यहाँ पे इसका उत्तर होने वाला है। अब देखिए इसके आगे आते हैं 8 नंबर प्रश्न पर। 8 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, किसी गैस ताप का उत्पन्न होता है। अब देखिए अब यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, इसके अणुओं की स्थिति ऊर्जा द्वारा, इसके अणुओं की गतिज ऊर्जा द्वारा, इसके अणुओं के बीच आकर्षण बल द्वारा, इसके अणुओं के बीच प्रतिकर्षण बल द्वारा। देखिए अब आपको हल्का से यहाँ पे थ्योरी समझना पड़ेगा, तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को आप यहाँ पे हल कर सकते हैं, नहीं तो बच्चे सच्चे यहाँ पे बन जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये क्या होता है, देखिए किसी भी गैस में जो ताप होता है ना, ताप उत्पन्न होता है उसके अणुओं के गतिज ऊर्जा के कारण। आपको एकदम ध्यान रखना है कि किसी गैस में
जो ताप जो उत्पन्न होता है उसके मतलब गैस के अणुओं के काइनेटिक ऊर्जा के द्वारा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी के द्वारा उत्पन्न होता है। तो देखिए डायरेक्ट इस प्रश्न के यहाँ पे उत्तर क्या होने वाला है, ऑप्शन बी होने वाला है, इसके अणुओं की गतिज ऊर्जा द्वारा। अब देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ से मैं कुछ फैक्ट आपको मैं यहाँ से एक्सप्लेन में कर देता हूँ। अब देखिए एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि ताप में अंतर के कारण ही ऊष्मा का प्रवाह होता है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और देखिए इसके अलावा एक और पॉइंट यहाँ से पूछता है कि ऊष्मा का सही मात्रा क्या होता है, तो ये तो बच्चा जानता है, जूल होता है। और देखिए एक और पॉइंट में बहुत बच्चे कंफ्यूज भी यहाँ पे हो जाते हैं कि ताप का SI मात्रक क्या होता है, ये भी बहुत एग्जाम में पूछा गया है। तो ताप का SI मात्रक होता है केल्विन, लेकिन जब पूछे ऊष्मा का SI मात्रक क्या होता है तो ऊष्मा का होता है जूल होता है, या ऊर्जा का भी जूल होता है। दोस्तों अब मैं आता हूँ 9 नंबर प्रश्न पर। देखिए 9 नंबर प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या बोला है, किसी शिक्षक को 40 सेंटीमीटर से निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर किताब को रखकर पढ़ने के लिए उसे कितनी क्षमता वाला लेंस का प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए सबसे पहले इस प्रश्न में हमसे क्या पूछ रहा है निकालने के लिए, तो इस प्रश्न में पूछ रहा है लेंस की क्षमता कितना होनी चाहिए। भाई किसके लिए, तो न्यूनतम दूरी पर रखे किताब को पढ़ने के लिए। अब देखिए किसी भी आँख के लिए ना जो न्यूनतम जो दूरी होता है स्पष्ट देखने के लिए वह होता है 25 सेंटीमीटर होता है। आपको ध्यान रखना है कि वह कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है। तो जी देखिए ना इस न्यूमेरिकल को हल करने के लिए आपको मैं सीधे में लेके चलता हूँ कॉपी पर। देखिए दोस्त सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लिया हूँ कि इस प्रश्न में क्या क्या दिया गया है। तो इस प्रश्न में दिया गया है पहली बात वस्तु की जो दूरी है वह 25 सेंटीमीटर है, और उसके बाद जो प्रतिबिंब की जो दूरी है वह 40 सेंटीमीटर है। हमें लेंस की क्षमता निकालना है, यानी कि P का मान निकालना है। अब देखिए इसके बाद आप लोग हल्का सा कंफ्यूज यहाँ पे होंगे कि सर ये वस्तु का दूरी आप माइनस में लिए हैं, प्रतिबिंब का दूरी भी आप माइनस में लिए हैं, तो ये मामला कैसे होता है। देखिए सुनिएगा पहले, देखिए ये तो बच्चा वाला कंसेप्ट होता है, इस कंसेप्ट को तो बच्चा जानता है। अब देखिए इसको हल्का सा एक्सप्लेन करने में मैं यहाँ पे पूरा समय यहाँ पे स्पेल होगा। तो देखो इस बात को तो बहुत लोग जानते ही हैं कि मतलब किस ओर प्रतिबिंब का दूरी प्लस में होता है, किस ओर वस्तु का दूरी प्लस में होता है, कहाँ पर माइनस में होता है। तो ये सारा पॉइंट आपको जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखिए आते हैं अगले यहाँ पे पॉइंट पर। देखिए अब देखिए लेंस सूत्र के माध्यम से पहले हम क्या करेंगे ना कि फोकस दूरी पहले फाइंड करेंगे, और यदि फोकस दूरी फाइंड हो गया ना तो लेंस का क्षमता हमारा निकल जाएगा। काहे कि लेंस का क्षमता बराबर जो होता है 1/f होता है। तो सबसे पहले f का मान पहले यहाँ से मैं फाइंड करता हूँ लेंस सूत्र से। अब देखिए लेंस जो फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। अब देखिए इसके बाद बस मैं पुटिंग कर दिया हूँ, ये मामला यहाँ से पुटिंग करने के बाद यहाँ से एलसीएम हो गया है। तो डायरेक्ट यहाँ से करने के बाद 1/f बराबर आएगा 3/200 सेंटीमीटर। अब देखिए डायरेक्ट यहाँ से मैं एफ में यहाँ से फाइंड कर लिया हूँ, तो ये आ गया है 200/3 सेंटीमीटर। तो यानी कि फोकस दूरी कितना आ गया, तो 200/3 सेंटीमीटर आ गया है। अब देखिए इसके आगे हम जानते हैं कि लेंस की जो क्षमता का जो फार्मूला होता है 1/f मीटर होता है। अब देखिए इस मीटर को मैं क्या किया हूँ ना कि सेंटीमीटर में से मैं कन्वर्ट कर लिया हूँ, तो 100 से गुना कर लिया हूँ। तो ये डायरेक्ट यहाँ से आ गया है P बराबर कितना आ गया है, तो 100/f सेंटीमीटर यहाँ से आ गया है। तो बस इसके बाद यहाँ से देखिए मैं पुटिंग कर दिया हूँ f का वैल्यू। तो f का मान यहाँ पे था हमारा 200/3 था, ये पुटिंग कर दिया और मारा पीटी करने के बाद डायरेक्ट यहाँ से आ गया P बराबर 1.5। और लेंस की क्षमता का जो यूनिट होता है वह डायरेक्टर में होता है। तो यहाँ पे मैं डाल दिया हूँ 1.5 डायरेक्टर। तो यही इसका उत्तर यहाँ पे
होने वाला है मेरे दोस्त। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, और जब भी जीवन में इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस दे तो आपको ऐसे ही यहाँ पे हल करना है। तो आइए देखते हैं आपके ऑप्शन में क्या है। तो आपके ऑप्शन में यहाँ पर क्या दिया गया है, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। तो आपके ऑप्शन में देखिए, आपका ऑप्शन बी है 1.5 डी। तो यही मेरा दोस्त इसका उत्तर होने वाला है। ठीक है दोस्त, अब मैं आता हूँ 10 नंबर प्रश्न पर। देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि लिथियम और सोडियम और आरबी जैसे तत्व डैश होते हैं। यानी कि देखिए ये हमसे पूछ रहा है ना कि जो एलिमेंट हैं यह किस वर्ग के एलिमेंट हैं। मतलब हाइड्रोजन वर्ग का है कि क्षारीय धातु वर्ग का है कि शून्य वर्ग का है कि क्षारीय मृदा धातु वर्ग का है। तो देखिए ये तो बच्चा लोग जानता है कि जो लिथियम होता है, जो सोडियम होता है, जो पोटेशियम होता है, ये सारा जो एलिमेंट है ना, ये सारा क्षारीय धातु समूह का होता है। तो बस आपको ध्यान रखना है। तो इसका उत्तर यहाँ पे क्या जाएगा, तो ऑप्शन डी जाएगा, क्षारीय धातु समूह। तो बस आपको इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर एकदम दिमाग में यहाँ पे ऐड मेरे दोस्त यहाँ पे रखना है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आता हूँ 11 नंबर प्रश्न पर। देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या है, अपने बाएं हाथ में पेन पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है कि पेन दाएं हाथ में है। तो यह निम्न में से किस घटना के कारण है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है विभक्त प्रतिबिंब, और ऑप्शन बी दिया गया है कुल आंतरिक प्रतिबिंब, और ऑप्शन सी दिया गया है पार्श्व व्युत्क्रमण, और ऑप्शन डी दिया गया है अपवर्तन। अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर तो बच्चा जानता है। देखिए आप लोग देखे भी होंगे कि जब बाएं हाथ में किसी भी वस्तु को पकड़ते हैं और शीशे में देखते हैं तो उसका जो इमेज बनता है दाएं हाथ में बनता है। यानी कि बाएं हाथ का इमेज दाएं हाथ में बनता है और दाएं हाथ का इमेज बाएं हाथ में बनता है। मतलब एकदम उल्टा हो जाता है इमेज वहाँ पर। ठीक है ना। तो देखो ये जो घटना होता है इस घटना को कहा जाता है पार्श्व व्युत्क्रमण। इस घटना का ही नाम क्या है, तो पार्श्व व्युत्क्रमण। तो आपको ध्यान रखना है। तो इसका उत्तर यहाँ पे क्या होने वाला है, ऑप्शन सी होने वाला है, पार्श्व व्युत्क्रमण। आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 12। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखिए इसको यहाँ पे मैच करना है। यहाँ पे ये उत्पाद का ये कलम है पूरा, और ये उपभोग का कलम यहाँ पर है। तो चलिए इसको मैच करते हैं। देखिए बोला है पेट्रोलियम जो ईथर होता है इसका उपभोग मतलब किस रूप में होता है, तो इसका यूज किया जाता है पी का सेकेंड होगा डाइक्लिनिक के लिए। ठीक है, इनमें विलायक के लिए इसका यूज होता है। अब देखिए इसके बाद जो पैराफिन जो मोम होता है इसका यूज किया जाता है मरहम और कॉस्मेटिक के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। और एस्फॉल्ट और कोक का जो यूज होता है इसका यूज किया जाता है मेरे दोस्त यहाँ पर छत और सड़क निर्माण के लिए, आपको ध्यान रखना है। और गैसोलीन का जो यूज होता है इसका यूज होता है ईंधन के लिए। तो इस प्रकार से आपका जो यहाँ पे मैचिंग का जो उत्तर यहाँ पे होने वाला है इसका उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी, पी का सेकेंड, क्यू का 4 और आर का 3rd और एस का 1 होने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है इस प्रश्न को। आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए इसमें क्या बोला है, ये भी मैचिंग का प्रश्न है। 13 नंबर, निम्नलिखित का मिलान करें और सही कोड का चयन करें। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है ना, यहाँ पर नाम दिया गया है कंपाउंड का और यहाँ पर उसका केमिकल फार्मूला दिया गया है। बस आपको मैचिंग करना है। तो आइए मैच करते हैं। देखिए पहला दिया गया है क्विक लाइम। देखिए बहुत पूछता है कि क्विक लाइम का जो केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो इसका केमिकल फार्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO। आपको ध्यान रखना है। तो A का R होगा। अब देखिए अगला यहाँ पर क्या है, अगला यहाँ पर है स्केलेट लाइम। देखिए ये भी पूछता है, तो इसका होगा यहाँ पे S कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको कहा जाता है बुझा हुआ चूना, और कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है बिन बुझा हुआ चूना, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है क्विक लाइन, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है
अस्लेकेट लाइम, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। अब देखिए इसके आगे यूरिया का क्या होता है, तो यूरिया का तो बच्चा जानता है। इसके यहाँ पे होता है आपका, तो जो यहाँ पे जो होगा यहाँ पर क्या सी का, तो सी का यहाँ पे जो मेरे दोस्त यहाँ पे होने वाला है ये NH2 और CO, और यहाँ पे NH2 यानी कि इसका यहाँ पे P होने वाला है। अब देखिए वाशिंग सोडा का, तो वाशिंग सोडा का यहाँ पे होने वाला है। अब तो जो बच गया यहाँ पर Q यानी कि सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे होने वाला है। तो बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इसको, ठीक है। तो इसका जो उत्तर यहाँ पे होने वाला मेरा दोस्त यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, A का R, B का S और C का P और D का Q, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न, विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है। अब देखिए इस प्रश्न का मतलब ये हुआ कि विज्ञान का कौन सा रूल होता है ना, जो मिश्रण का जो मिक्सचर का जो प्रॉपर्टीज होता है उसको फॉलो नहीं करता है उसको, इसका मतलब ये हुआ। तो देखिए पहला यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, मिश्रण के घटक उनके गुणों को बरकरार रखते हैं। अच्छा, अगला देखिए दिया गया है मिश्रण अलग अलग पदार्थ के हो सकते हैं। अगला दिया गया है इसे भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है। और अगला यहाँ पर दिया गया है इसकी संरचना तय है। अब देखिए इनमें से वही उत्तर हमारा सही होगा जो गुण मिश्रण का नहीं होता है। देखिए इस प्रश्न में हल्का सा डाउट है। इस प्रश्न का उत्तर जो यहाँ पे दिया जा रहा है इनके माध्यम से उत्तर दिया गया है ऑप्शन सी, इसे भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है। लेकिन देखिए मेरे माइंड से इसका जो ऑप्शन है यहाँ पे गलत है। देखिए इनमें से तो देखो कोई यहाँ पे सही उत्तर यहाँ पर नहीं होने वाला है, क्योंकि देखिए मिश्रण का ना ये चारों गुण होता है। मिश्रण का गुण क्या होता है कि मिश्रण के घटक उनके गुणों को बरकरार रखते हैं। मिश्रण अलग अलग पदार्थ के हो सकते हैं। इसे भौतिक विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। इसकी संरचना तय होता है। तो यह मिश्रण का प्रॉपर्टीज है। इनमें से कोई प्रॉपर्टी मिश्रण का गलती नहीं है, सब सही है। अब देखिए यहाँ पे मिस प्रिंट यहाँ पे क्या हुआ है ना, यदि यहाँ पर भौतिक विधि यहाँ पे दिया गया है ना, यहाँ पर दिया होता रासायनिक विधि यहाँ पे ना, तो तब इसका उत्तर यहाँ पे सी होता, क्योंकि मिश्रण को हम लोग केमिकल मेथड से उसको अलग नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो उत्तर यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन सी होने वाला है। लेकिन यहाँ पर मिस प्रिंट है, यहाँ पे होगा रासायनिक विधि यहाँ पे होगा। तो आपको ध्यान रखना है और बताएं कि मैं सही यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ना, इसका उत्तर यहाँ पे ही होने वाला है। तो चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, ये प्रश्न नंबर 15 दिया गया है, सभी एसिड के लिए आम तत्व हैं। अब देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, इजी भी प्रश्न है। देखिए हम लोग जानते हैं बचपन से ही कि जो अम्ल होता है ना, वह अम्ल H+ आयन प्रदान करता है। H+ आयन प्रदान करता है, यानी कि हाइड्रोजन का प्रदान करता है। तो हर एक एसिड में हाइड्रोजन एकदम फिक्स होता है। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है, ऑप्शन डी होने वाला है, हाइड्रोजन। आपको ध्यान रखना है कि हर एक एसिड में हाइड्रोजन एकदम फिक्स होता है, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 16 पर। देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या बोला है कि HCFCS का विस्तार रूप क्या है। अब देखिए ये तो प्रश्न बहुत एग्जाम में, खासकर RRB ग्रुप डी एग्जाम में बहुत शिफ्टों में यह प्रश्न रिपीट हुआ है मेरे दोस्त। तो इस प्रश्न को एकदम दिमाग में डाल लो कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए इसका तो बच्चा जानता है कि CFC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो C से क्लोरो, F से फ्लोरो और C से कार्बन होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है क्लोरो फ्लोरो कार्बन होता है। लेकिन देखिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्या हो गया है, H हो गया है। तो आपको कॉमन सेंस का बात है कि H का मतलब होता है हाइड्रो। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, हाइड्रो क्लोरो फ्लोरो कार्बन। तो आपको ध्यान रखना है। तो डायरेक्ट इसका जो यहाँ पे उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी होने वाला है, हाइड्रो क्लोरो फ्लोरो कार्बन। अब देखिए इसी में एक और फैक्ट आपको ध्यान रखना है।
CFC। देखिए CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। अब देखिए बहुत एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा है कि CFC जो गैस होता है यह मतलब कहाँ से निकलता है, मतलब इसका उत्सर्जन किस चीज़ से होता है। तो देखिए इसका जो उत्सर्जन होता है ना, एयर कंडीशनर से होता है और रेफ्रिजरेटर से होता है इत्यादि, जो मतलब जो युक्ति होती हैं उसके माध्यम से CFC जो गैस होता है इसका उत्सर्जन होता है। अब देखिए इससे क्या होता है, तो इससे जो ओजोन जो होता है उसका क्षय होता है, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब देखिए एक और बहुत अच्छा पॉइंट एक यहाँ से पूछता है कि CFC का दूसरा नाम क्या है। तो देखिए इसका जो दूसरा जो नाम होता है उससे कहते हैं फ्रियोन कहते हैं। फ्रियोन मेरे दोस्त कहा जाता है, फ्रियोन। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि CFC से संबंधित कौन सा प्रोटोकॉल हैं, कौन सा प्रोटोकॉल हैं, तो उसको आपको ध्यान रखना है। उसे कहा जाता है क्योटो प्रोटोकॉल। तो वो मेरे दोस्त ये भी ध्यान रखना है कि CFC गैस से संबंधित कौन सा प्रोटोकॉल है, तो क्योटो प्रोटोकॉल है। अब देखिए यह प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो देखिए बहुत सारे कंट्री के बीच में यह जो प्रोटोकॉल है यह 1987 ईस्वी में यह प्रोटोकॉल हुआ था। अब देखिए यह प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था जापान के क्योटो शहर में 1987 में यह प्रोटोकॉल हुआ था। अब देखिए ये भी क्वेश्चन पूछता है कि क्योटो जो प्रोटोकॉल होता है इसमें भारत हिस्सा कब लिया था, तो भारत हिस्सा लिया था 2002 में। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आपको ये पूरा मतलब फैक्ट यहाँ से एकदम अपने माइंड में डाल लो मेरे दोस्त। आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न नंबर यहाँ पे 17 बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए इसका लैंग्वेज ही यहाँ पर बड़ा दिया गया है लेकिन प्रश्न बहुत इजी है। देखिए प्रश्न क्या बोला है कि किसी कार्बन का परमाणविक द्रव्यमान 12 है, ओके, हीलियम का 4 है, ओके, प्रत्येक तत्व के 1 मोल के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए मेरे दोस्त आपको ये ऊपर का लाइन नहीं पढ़ना है, बस एक थ्योरी होता है, बस थ्योरी को मैं आपको बस मैं समझा रहा हूँ। देखिए बस आपको यही लाइन आपको पढ़ना है, प्रत्येक तत्व के 1 मोल के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। चलिए मैं ऑप्शंस को मैं पहले पढ़ाता हूँ, उसके बाद मैं आता हूँ मैं थ्योरी पर, ठीक है ना, आस्ते आस्ते। देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, हीलियम का 1 मोल में कार्बन के 1 मोल से 3 गुना अधिक परमाणु होते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। अब देखिए बताएंगे काहे नहीं होगा ये। कार्बन के 1 मोल में हीलियम के 1 मोल से 3 गुना अधिक परमाणु होते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। अब देखिए ऑप्शन सी दिया गया है, कार्बन का 1 मोल में हीलियम के 1 मोल में मौजूद परमाणु की संख्या समान होती है। अब देखिए ये ऑप्शन सही है और डी तो ऐसे ही यहाँ पे गलत यहाँ पर है। अब देखिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही क्यों हुआ। देखिए एक थ्योरी आपको एकदम दिमाग में डालना है, किसी भी पदार्थ के 1 मोल में परमाणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या और आयनों की संख्या हमेशा समान होता है। यानी कि कोई भी एलिमेंट दिया हो और आपसे पूछा जाए कि 1 मोल में परमाणुओं की संख्या या अणुओं की संख्या या आयनों की संख्या क्या होगा, तो आपको हमेशा मारना है कि समान होता है। कोई भी एलिमेंट आपसे पूछ दे, कार्बन हीलियम पूछ दे या कार्बन सोडियम पूछ दे या पोटेशियम सोडियम पूछ दे, या कुछ भी आपसे पूछ दे तो हमेशा समान होता है। तो इसलिए डायरेक्ट इसका जो उत्तर होने वाला है ऑप्शन सी होने वाला है। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है ऑप्शन सी में, तो यहाँ पर दिया गया है कि कार्बन का 1 मोल में हीलियम के 1 मोल में मौजूद परमाणुओं की संख्या समान होती है, तो इसलिए इसका उत्तर यहाँ पे सी होने वाला है। तो आपको एकदम दिमाग में डाल लेना है कि किसी भी एलिमेंट के 1 मोल में उसका जो परमाणु की जो संख्या होता है या अणुओं की जो संख्या होता है या जो आयनों की संख्या होता है वह एकदम समान होता है। अब देखिए मैं आ गया हूँ 18 नंबर प्रश्न पर। देखिए प्रश्न क्या बोला है, 1 बिलियन में OH- का सांद्रण 10⁻⁻⁴ है।
तो देखिए यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, जानते हो एक यहाँ पे मिस प्रिंट यहाँ पे कर दिया है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं होगा। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि H प्लस का सांद्रण क्या होगा, हमसे यहाँ पे यही पूछ रहा है। तो देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला को बस आपको ध्यान यहाँ पे रखना है। हमें H प्लस आयन यहाँ पे निकालना है, OH आयन यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए फार्मूला क्या होता है, देखिए फार्मूला होता है ना OH आयन गुना H प्लस आयन बराबर 10 के पावर -14 होता है। बस देखिए इसका मान तो दिया गया है, इसका मान तो दिया गया है जी ना, इसका मान निकालना है तो निकाल लेंगे यहाँ से हम। तो डायरेक्ट यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि H प्लस आयन बराबर क्या होगा 10 के पावर -14 बटा में जी दोस्त क्या होगा 10 के पावर -4 होगा। अब देखिए ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने के बाद ये कितना आएगा, बोलो कितना आएगा 10 के पावर -10 आएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका उत्तर होने वाला है। तो देखिए जब भी आपसे ना ऐसे में कुछ भी क्वेश्चंस दे, आपसे OH ना देकर आपको यहाँ पे H प्लस आयन दे और आपसे पूछ दे कि इसको निकालना है, तो तब भी यही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो आपको इस फार्मूला को एकदम अपने माइंड में डाल लेना है, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न 19 नंबर क्या बोल रहा है, किसी पृष्ठ अणु के लिए क्या होता है, इस पर कुल बल अशून्य होता है, इस पर कुल बल शून्य होता है, नीचे की ओर कुल बल होता है, ऊपर की ओर कुल बल होता है। अब देखिए मेरे दोस्त यह प्रश्न क्या बोल रहा है, मतलब कोई भी सरफेस हो। अब देखिए कैसा सरफेस मेरे दोस्त, तो देखिए मैं सरफेस के यहाँ पे बात कर रहा हूँ, लिक्विड का सरफेस यानी कि द्रव का सरफेस। अब देखिए जो द्रव का जो सरफेस होता है ना, उसका जो बल लगता है वह कुल बल नीचे की ओर लगता है, यानी कि इस तरफ बल लगता है, आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्त। अब देखिए एक गुण होता है लिक्विड में, उसे कहा जाता है सरफेस टेंशन। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। सरफेस टेंशन क्या होता है, तो यह द्रव का गुण होता है जो हमेशा अपने क्षेत्रफल को, मतलब जो ये सतह है ना, जो ये पृष्ठ है ना, इसके क्षेत्रफल को हमेशा न्यूनतम बनाने का चेष्टा करता है। तो ये सारा पॉइंट आपको ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ से एक और पॉइंट यहाँ से पूछता है कि सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि पृष्ठ जो तनाव होता है इसका जो फार्मूला होता है बल बटा में लंबाई होता है। अब देखिए बहुत एग्जाम में क्या पूछा है ना, बहुत एग्जाम में पूछ देता है कि पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रा क्या होता है, तो बल का न्यूटन होता है और लंबाई का मीटर यानी कि न्यूटन मीटर, या इसी को कहा जा सकता है क्या kg × सेकेंड इनवर्स 2। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये भी पूछ देता है कि सरफेस टेंशन का बीमीय फार्मूला क्या होता है, तो इसका बीमीय फार्मूला होता है mt इनवर्स 2। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए एक और पॉइंट पूछता है जी, एक तो सरफेस टेंशन का जो एसआई मात्रक होता है, एक तो होता है न्यूटन मीटर होता है जी ना, लेकिन देखिए एक और होता है, देखिए ये तो बहुत एग्जाम में पूछता है कि यह नहीं पूछता है, आपसे यह पूछ देता है कि क्या होगा, तो एक और इसका होता है जूल मीटर इनवर्स 2 होता है। आपको ध्यान रखना है न्यूटन मीटर या जूल मीटर इनवर्स 2। अब देखिए ये कैसे होता है, तो इसको आप लोग को जाना है कि ये कैसे होता है, ठीक है ना। यहाँ बताएंगे तो बहुत समय यहाँ पे घिस लेगा, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा तो इसका यहाँ पे जो उत्तर होने वाला है ऑप्शन सी होने वाला है। आपको ध्यान रखना है हमेशा कि जो सरफेस होता है लिक्विड का, उस पर जो बल लगता है कुल बल, वह नीचे की ओर लगता है, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न नंबर 20 है। 20 बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए प्रश्न यहाँ पे क्या बोला है, शुक्राणु और युग्मक के संयोग से कौन सी प्रक्रिया युग्मनज नामक एक संरचना के निर्माण में परिमाणित होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर बच्चा जानता है कि निषेचन से ही जो शुक्राणु होते हैं और युग्मक जो होते हैं
उसके संयोग से युग्मनज का निर्माण यहाँ पे होता है। बस, तो इसका उत्तर यहाँ पे क्या होने वाला है मेरे दोस्त, यहाँ पे तो यहाँ पे होने वाला ऑप्शन बी होने वाला है, यानी कि निषेचन। आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, 21 नंबर। भाषा जो एक कंप्यूटर समझ सकता है वह है, यानी कि हमसे पूछता है कि मतलब कंप्यूटर का कौन सी भाषा होती है जिसके माध्यम से वह समझता है। अब देखिए ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है उच्च स्तरीय भाषा, मशीन भाषा, असेंबली भाषा, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर तो बच्चा जानता है कि जो कंप्यूटर होता है वह मशीनरी भाषा को ही ओनली समझता है। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है, ऑप्शन बी होने वाला है, यानी कि मशीनरी भाषा, यानी कि मशीन भाषा। ओके, आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न 22 नंबर, एकदम VVI प्रश्न, एकदम डाल लो, छपेगा मेरे दोस्त, छपेगा एग्जाम में। यह प्रश्न एकदम VVI प्रश्न है। देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है, पहले तो ध्यान से देखिएगा। शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा डैश का कारण बनती है। देखिए प्रश्न बहुत घुमा दिया यहाँ पर, प्रश्न को मैं फिर से पढ़ता हूँ। शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा डैश का कारण बनती है। मेरे दोस्त प्रश्न कह रहा है ना कि यदि शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट का अधिक मात्रा बढ़ जाता है तो वह क्या कहलाता है दोस्त, इसी को कहा जाता है पथरी। यानी कि देखिए शरीर के किसी भी हिस्से में, वह किडनी हो, देखिए खासकर किडनी में ही देखा जाता है कि किडनी में ही ना कैल्शियम ऑक्जेलेट की मात्रा अधिक बढ़ जाता है तो उसी को पथरी कहा जाता है। या इसके अलावा और सारा हिस्सा हो सकता है, लेकिन विशेष रूप से ना किडनी में ही देखा जाता है, इसका मात्रा अधिक हाई होता है तो उसको पथरी के नाम से जानते हैं। तो बस आपको ध्यान रखना है कि पथरी को किस नाम से जानते हैं, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के नाम से। अब देखिए बहुत एग्जाम में ना इसका पथरी का फार्मूला भी पूछ देता है, यानी कि कैल्शियम ऑक्जेलेट का, कि इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है इसका जो केमिकल जो फार्मूला होता है ना, इसका केमिकल फार्मूला होता है मेरे दोस्त CaC2O4। आपको एकदम दिमाग में ऐड रखना है कि कैल्शियम ऑक्जेलेट का जो केमिकल फार्मूला होता है CaC2O4 होता है। अब देखिए एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये जो कैल्शियम जो ऑक्जेलेट होता है, यह एक मतलब कार्बोनिक कंपाउंड नहीं होता है, यह आपका अकार्बनिक ये कंपाउंड होता है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका उत्तर यहाँ पे क्या होने वाला है, तो इसका उत्तर होने वाला है ऑप्शन सी, यानी कि पथरी होने वाला है। आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या बोला है, 23 नंबर, मैलाथियन क्या है। अब देखिए ये नाम आप लोग बहुत उल्टा पुल्टा यहाँ पे सुन रहे होंगे। जो लोग थ्योरी अच्छे से ना, केमिस्ट्री का एक चैप्टर है रासायनिक पदार्थ, इसमें बहुलक वगैरह वहाँ पे पढ़ा जाता है, उसी के ये क्वेश्चंस हैं। मैलाथियन क्या है, तो देखिए यह जो है ना, यह एक प्रकार का कीटनाशी होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मैलाथियन जो होता है ना, यह कीटनाशी होता है। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है, ऑप्शन ए होने वाला है। ओके, आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा जंतु बाकी तीनों से भिन्न है। अब देखिए इस प्रकार का प्रश्न जब भी आपको सही करना है ना, तो आपको क्लासिफिकेशन जीवधारियों का आना चाहिए कि मतलब कौन कौन से जीव कौन कौन से वर्ग में आते हैं। यदि आपका ये टॉपिक कंप्लीट है ना, तो आप ऐसे प्रश्न आप चुटकी में कर सकते हैं मेरे दोस्त। तो देखिए इसका उत्तर जो यहाँ पे होने वाला है 24 नंबर प्रश्न का, इसका उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी। अब सर जी ऑप्शन बी कैसे, क्योंकि मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है कि जो मगरमच्छ होते हैं ना, जो मगरमच्छ होते हैं, जो कछुआ होते हैं, जो मेढक होते हैं, यह तीनों जीव जो होते हैं टेट्रापोडा,
टेट्रापोडा जो वर्ग होता है इसके अंतर्गत यह तीनों जीव आते हैं। लेकिन जो समुद्री जो घोड़ा होते हैं ना, यह मेरे दोस्त यह मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए इसका उत्तर यहाँ पे बी होने वाला है। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ कि आप ऐसा प्रश्न तब भी मार पाएंगे जब आपको जीवधारियों का क्लासिफिकेशन आपको ध्यान रहेगा, तभी मार पाएंगे। आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न 25 नंबर इजी प्रश्न है। बच्चा जानता है कि फूल के नर प्रजनन भागों को डैश कहा जाता है। तो इसका उत्तर होने वाला है पुंकेसर। यानी कि फूलों का जो नर वाला जो भाग होता है उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको पुंकेसर के नाम से जाना जाता है मेरे दोस्त। तो इस प्रकार से इस सेट का पूरा कंप्लीट 25 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। और आपको किसी भी क्वेश्चंस में मेरे दोस्त प्रॉब्लम हुआ है तो आप हमसे टेलीग्राम पर या कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेट में। और जो भी हमारे दोस्त अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने सारे मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। और आपको ये हमारा सेशन अच्छा लग रहा है मेरे दोस्त तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार मेरे दोस्त।